एक जगह पर तुर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान अगर मिलकर इस्लामिक नेटो के ड्रीम को मटेरियलाइज कर रहे हैं, तो दूसरी जगह पर भारत, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसके साथ साथ इजराइल, ग्रीस और साइप्रस मिलकर तुर्की के बैकयार्ड में जाकर तुर्की की जो फॉल्ट लाइन्स हैं उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को अगर तुर्की को कभी ऑब्जर्व करना है तो वो तुर्की की केवल सिर्फ हेडलाइंस या वहाँ पर जितने प्रोमिनेंट प्रसिद्ध लीडर्स हैं और लोग हैं और पार्टीज हैं सिर्फ उनको ऑब्जर्व नहीं करती। वो ये देखती है कि तुर्की के अंदर के ऐसे कौन से स्ट्रेस पॉइंट्स हैं जो तुर्की को आज की डेट में इंटरनली तंग करते हैं, क्योंकि जब इन स्ट्रेस पॉइंट्स के ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव डाला जाए तो तुर्की का जो एक्सटर्नल व्यवहार है वो ऑल्टर होगा। तुर्की के अंदर की मल्टीपल ऐसी फॉल्ट लाइन्स हैं जिनको भारत आज की डेट में सिर्फ जांचता पड़तालता ही नहीं बल्कि अपने जितने भी उसके एलाइज हैं, खास करके तुर्की के आसपास, जिसमें ग्रीस, साइप्रस और सबसे महत्वपूर्ण इजराइल जो है, इनके साथ मिलकर जो फॉल्ट लाइन का अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस और एक्सप्लॉयटेशन का गेम है वो बड़ा स्पष्ट यहाँ पर चलता हुआ दिख रहा है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर समझिए कि आज भारत के लिए अगर तुर्की की सबसे कोई बड़ी फॉल्ट लाइन है जो क्लियर कट तरीके से विजिबल दिखती है, उसको कहते हैं सिविल मिलिट्री बैलेंस। सिविल मिलिट्री बैलेंस सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन क्यों है? क्योंकि सिविल मिलिट्री बैलेंस का एक साधारण लैंग्वेज में मतलब होता है कि कैसे एक देश के अंदर पॉलिटिकल लीडर्स वहाँ के उनकी आर्म्ड फोर्सेस के साथ इंगेज करते हैं। एक प्रोफेशनल कंट्री में एक प्रोफेशनल मिलिट्री का जो रूल होता है, उस प्रोफेशनल मिलिट्री के रूल के तहत उस देश में जो मिलिट्री होती है वो सत्ता पक्ष के साथ उसकी इंस्ट्रूमेंट बनने के बजाय वहाँ के संविधान को, वहाँ के देश की जो ओवरऑल मिलिट्री वैल्यूज़ या ओवरऑल नेशनल वैल्यूज़ हैं उनको सेफगार्ड करने का इंस्ट्रूमेंट रहती है। तुर्की में भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी ने कई बार ये चीज़ को ऑब्जर्व किया है कि ये सिविल मिलिट्री बैलेंस पहली बात तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता आ रहा है। इसका ट्रिगर पॉइंट था 2016 में एक CIA की तरफ से अग्रेसिव लेवल पर मैन्युफैक्चर किया गया मिलिट्री कू, और ये मिलिट्री कू उस समय किया गया था CIA की तरफ से एर्डोगान के रूल के खिलाफ, जो आज वहाँ पर रूलर है। इसकी वजह से क्या हुआ कि जब मिलिट्री ने एक कू प्लान करने की कोशिश एर्डोगान के खिलाफ की थी, उसके बाद 2016 से भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक परसिस्टेंट लेवल पर व्यवहार जो देखा है वो ये है कि तुर्की की जो लीडरशिप है, पहली बात तो उसने मिलिट्री के अंदर जितने भी प्रोफेशनल ऑफिसर्स थे उनको कहीं ना कहीं इस इनसिक्योरिटी में कि ये मिलिट्री कू का हिस्सा बन सकते हैं या पहले थे, उस आशंका के तहत उनको धीरे धीरे साइडलाइन कर दिया। आज परिस्थिति तुर्की की ये है कि इस मोमेंट पर तुर्की की जितनी मिडल लेवल मिलिट्री लीडरशिप है उसमें सारे प्रोफेशनल लेवल के ऑफिसर्स वहीं पर स्टैग्नेट हो गए हैं। किसी भी तरीके से इनको सीनियर लेवल पर प्रमोशन नहीं मिल पा रही है, और तुर्की की मिलिट्री के जितने सीनियर लेवल अधिकारी हैं वो पॉलिटिसाइज हो गए हैं। वो मिलिट्री एज एन इंस्टीट्यूशन को रादर देन कि तुर्की की कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक और उसके संविधान के मुताबिक चलाएं, उन्होंने एर्दोगान की एक पर्सनल इंस्ट्रूमेंट बनाकर उस मिलिट्री को छोड़ दिया है। ये महत्वपूर्ण इस कारण से है क्योंकि जब आप किसी स्टेट के आसपास कोई गतिविधि को क्रिएट करके मैन्युफैक्चर करते हो, क्योंकि तुर्की के बॉर्डर लाइंस जो हैं उन बॉर्डर एरियाज़ में, वो बॉर्डर लैंड्स में जितनी फॉल्ट लाइन्स तुर्की की हैं, जिसमें से अगली फॉल्ट लाइन पे हम बस अभी चर्चा करेंगे कुर्दिश प्रॉब्लम की, तो इस कुर्दिश प्रॉब्लम की फॉल्ट लाइन के ऊपर अगर मान लीजिए किसी प्रकार की कोई आंच तुर्की के बॉर्डर एरियाज़ में क्रिएट होती है तो यहाँ पर इस सिविल मिलिट्री बैलेंस के डिस्टर्ब होने के कारण पूरी की पूरी मिलिट्री जो है वो एक डिवाइडेड इंस्टीट्यूशन के तहत काम करेगी। आज इजराइल हो, भारत हो, साइप्रस हो, ग्रीस हो, ये चारों देश जो तुर्की को कहीं ना कहीं से काउंटर करना चाहते हैं बिना कोई मिलिट्री असॉल्ट के, वो ये जानते हैं कि ये सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस जो तुर्की में है, तुर्की की सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन है और ये एर्दोगान को आज अफेक्ट करती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी रातों की नींद को हराम करके बैठा है। उसको ये बात समझ आती है कि मैंने जो एक सीनियर वर्ग को पॉलिटिसाइज करके मिडिल लेवल की लीडरशिप को स्टैग्नेट करके उनको प्रोफेशनल वैल्यूज़ को सीनियर लेवल पर आने नहीं दिया, कल को अगर एक मल्टीपल एरिया में ये फॉल्ट लाइन का एक्सप्लॉयटेशन हुआ तो कहीं ना कहीं ये फॉल्ट लाइन का एक्सप्लॉयटेशन जो है ये मेरी मिलिट्री एज एन इंस्टीट्यूशन को बांट देगा, तबाह कर देगा। दूसरी चीज़ देखिए कि कभी भी कोई भी स्टेट जो है अगर उसके अंदर एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए जहां पर उनके खुद के आसपास और खुद के देश के अंदर रहने वाले नागरिक
पॉलिटिकल फ्रेमवर्क की अथॉरिटी को रिजेक्ट करने लग जाए, जिसको हम कहते हैं डीलेजिटिमाइजेशन ऑपरेशंस। अगर आप इस प्रकार की परिस्थिति को ऑब्जर्व करते हो जहां पर देश के खुद के नागरिक अपनी ही सत्ता को डीलेजिटिमाइज करके उसको एक पॉजिटिव नजरिए से ना देखना शुरू करें, तो इस केस में ये जो आइडेंटिटी रिलेटेड क्लैश यहां पर सत्ता के खिलाफ अपने ही देश के लोगों के प्रतीक बनता है, ये एक बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन होती है। तुर्की के अंदर आज की डेट में कुर्दिश प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कुर्द लोग वो हैं जो पिछले लगभग 104 सालों से ब्रिटिश के समय से पहली बात तो लड़ाई कर रहे हैं अपने एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी कुर्दिस्तान की। ब्रिटिश ने भी कुर्दिस्तान की टेरिटरी यहाँ पर कुर्द लोगों को प्रॉमिस की थी। उन्होंने कहा था कि हम आपको जो इराक, सीरिया और तुर्की के अंदर रहने वाले कुर्द लोग हैं उन सारे टेरिटरीज को काट कर एक कुर्दिस्तान इंडिपेंडेंट टेरिटरी बना के देंगे। लेकिन ब्रिटिश की हुकूमत जब उस समय आज से 100 साल पहले पूरे विश्व तौर पर हुआ करती थी, कुछ ऐसे जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस आए जिसकी वजह से ब्रिटिश ने इस कुर्दिस्तान की प्रॉमिस को बैक ट्रैक किया। सोच के देखिए कि इन लोगों के साथ पिछले 104 सालों से छल कपट चल रहा है। पहले ब्रिटिश ने इनको टेरिटरी प्रॉमिस करी, बैक ट्रैक कर गए। फिर जितने भी ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, जो इराक बना, सीरिया बना, तुर्की बना, इन सब ने कहीं ना कहीं बोला कि कुर्दिश लोगों को हम ऑटोनॉमी देंगे, लेकिन वो ऑटोनॉमी फिर नहीं मिली। पिछले 104 सालों से कुर्दिश लोग लड़ रहे हैं। अब एक चीज़ पे गौर कीजिए, कुर्दिश लोग आज की डेट में इराक में है, सीरिया में है, तुर्की में है। कुर्दिश लोग खास करके इन टेरिटरीज में जो हैं वो पहली बात तो कहते हैं कि हमें एक इंडिपेंडेंट कुर्दिस्तान चाहिए। अब यहाँ पर हमेशा से एक अड़चन बनी रहती थी, जिस अड़चन का नाम था सीरिया। सीरिया में बशर अल असाद का रूल था। बशर अल असाद ने कुर्दिश लोगों के ऊपर अत्याचार करके उन लोगों को सप्रेस कर रखा था। इस सप्रेशन के कारण सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि तुर्की में भी एर्दोगान के रूल के दौरान इन कुर्दिश लोगों को उसने भी तुर्की में सप्रेस करके रखा था। लेकिन बात ये थी कि सबको ये मालूम था कि कुर्दिश प्रॉब्लम सीरिया से ज़्यादा टर्की के लिए एक सिरदर्दी है। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आपने 2025 में जिस प्रकार से इवेंट्स अनफोल्ड हुए, जहां पर असाद के रेजिम को टॉपल करके इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने एक फॉर्मर आईसिस के टेररिस्ट का प्रयोग करके उसी टेररिस्ट को इवेंचुअली प्रेसिडेंट बनाकर वहां पर सीरिया में उसकी कमान बिठाई, और आज बशर अल असाद के जाने के बाद जब अल शारा हयत अल तहरीर जो HYT संगठन है, जिस संगठन से वो जुड़ा हुआ था, उस संगठन का व्यक्ति आज पूर्व आतंकवादी जब एक आज की डेट में नया देश का राष्ट्रपति है, तो पहली बात ये कहना गलत नहीं होगा कि सीरिया इस कॉन्टेक्स्ट में इजराइल का एक नया कोवर्ट बैटल ग्राउंड बन चुका है। इस कॉन्टेक्स्ट में इजराइल को ये बात पता है कि जितने भी कुर्दिश लोग इराक में हैं उनको अगर सीरिया से एकजुट किया जाए, और जितने भी लोग इस समय टेरिटरी जो तुर्की के आसपास की है और तुर्की के फ्रिंज बॉर्डर एरियाज में है, अगर उन सबको एकजुट कर लिया जाए तो सीरिया एक बहुत बड़ा प्रेशर पॉइंट बन सकता है, खास करके इस मोमेंट पर तुर्की के ऊपर अग्रेसिव लेवल का कुर्दिश दबाव डालने के लिए। इस केस में भारत भी इस गेम से पीछे नहीं है। भारत के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने पिछले लगभग 4 से 5 महीने में एक बहुत अग्रेसिव कोवर्ट लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे क्रिएट किया है। सीरिया में रॉ के ऑपरेशंस को लेकर कभी एक सेपरेट वीडियो अगर आपको चाहिए हो तो कमेंट में अपनी टिप्पणी बताइएगा, तो हम उसके बारे में विचार करके एक वीडियो पे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है, एक जगह पर जहां पर इजराइल ने इस मोमेंट पर सीरिया की टेरिटरी को एक कोवर्ट बैटल ग्राउंड बना लिया है, जहां पर उसका उद्देश्य 2 पॉइंट है। पहला कि सारे कुर्दिश लोगों को एकजुट किया जाए, इन कुर्दिश लोगों को एकजुट करके तुर्की के बॉर्डर लैंड्स पर प्रेशर क्रिएट किया जाए, ताकि इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ये होगा कि अगर कुर्दिश प्रॉब्लम तुर्की के बॉर्डर एरियाज पर बढ़ती है तो पहली बात जो सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस था वो कहीं ना कहीं तुर्की के अंदर विजिबल होगा। दूसरा, अगर कुर्दिश प्रॉब्लम बढ़ती है तो इसकी वजह से तुर्की के जितने मिलिट्री रिसोर्सेज हैं वो बॉर्डर एरियाज में आकर सीमित होंगे, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि बॉर्डर एरिया में वोलेटिलिटी हो। तो इसकी वजह से जब मिलिट्री लेवल के रिसोर्सेज तुर्की के बॉर्डर एरियाज में आकर डाइवर्ट होने लग जाएंगे, तो इससे एक चीज़ तो यहाँ पर तय हो जाएगी कि इन बॉर्डर एरियाज में तुर्की की मिलिट्री अगर व्यस्त हो गई तो उसके जो फार फेच्ड एम्बिशंस इस मोमेंट पर चल रहे हैं कि वो एक इस्लामिक नेटो और ये सब चीज़ें बनाना चाहती है, कहीं ना कहीं वो अफेक्ट होंगे। इस गेम प्लान में भारत बड़ा स्पष्ट तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट है
क्योंकि अगर किसी तरीके से तुर्की की रेजिम ने या तुर्की की मिलिट्री ने कुर्दिश लोगों के ऊपर बॉर्डरलैंड्स में कोई अत्याचार किया तो भारत इंस्टेंटली एक ग्लोबल लेवल पर नरेटिव और प्रोपोगेंडा चला सकता है ये कह के कि कुर्दिश लोगों को राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है। आफ्टर ऑल तुर्की ने भी बार बार पाकिस्तान का समर्थन करते हुए कश्मीर घाटी को लेकर यही बात तो बोली है कि कश्मीरियों के पास राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है। कश्मीरियों का ही क्यों सर, यहाँ पर तो कुर्दिश लोगों का सबसे पहले है, वो तो 104 साल से कम आपसे लड़ रहे हैं। तो भारत के लिए भी यहाँ पर इस टेरिटरी में, जैसा मैंने आपको बताया कि सीरिया के टेरिटरी में जहाँ पर रॉ के ऑपरेशन इस मोमेंट पर एक्टिव हैं, वो भी इस पूरी फॉल्ट लाइन को यहाँ पर समझ के एक राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का नैरेटिव ग्राउंड लेवल पर बढ़ाएंगे। 2026-27 में अगले 2 साल, इस साल और अगले साल, आप एक चीज़ गौर करके देखिएगा। मैं आपको जनवरी 2026 में ये बता रहा हूँ कि आने वाले 1 से 2 सालों में कुर्दिश प्रॉब्लम की वजह से तुर्की के बॉर्डर एरियाज में वोलेटिलिटी बढ़ेगी। वोलेटिलिटी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि तुर्की में अब अर्दोगान का रेजिम हो रहा है ख़त्म, और रेजिम ख़त्म होने से पहले जितनी पॉसिबल रेजिम को लेकर चैलेंजेस यहाँ पर फॉरेन प्लेयर्स क्रिएट करना चाहेंगे वो डेफिनेटली इस गेम को एक्सप्लोर करेंगे। तीसरी सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन यहाँ पर तुर्की के कॉन्टेक्स्ट में है उसका इकोनॉमिक स्ट्रेस। जब कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी इकोनॉमिक स्ट्रेस को देखती है तो वो केवल इन्फ्लेशन और ग्रोथ रेट्स को नहीं देखती, वो ये देखती है कि वहाँ के जो नागरिक हैं वो अपनी सत्ता और अपने स्टेट को लेकर, अपनी सरकार को लेकर किस प्रकार की एक नीति बनाकर बैठे हैं अपने मन में कि क्या सरकार उनकी बेसिक इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पा रही है या नहीं कर पा रही। आज अगर हम तुर्की के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी ने यह डेफिनेटली ऑब्जर्व किया है कि तुर्की के अंदर अर्दोगान के इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट्स, जिसमें अर्दोगान ने बेसिकली मोहम्मद बिन तुगलक टाइप पॉलिसीज अपनाकर कहीं ना कहीं प्राइस राइज इस प्रकार से कंट्रीब्यूट किया है कि एवरेज इन्फ्लेशन 50 से 55% रहती है। दूसरा, जितना करेंसी लेवल पर जो करेंसी वैल्यू की जो ओवरऑल स्विंग्स हैं, जो करेंसी की वैल्यू बार बार फ्लक्चुएट करती है, वो भी इसकी तुगलकी पॉलिसीज का ही एक नतीजा है। इस कॉन्टेक्स्ट में 2 चीज़ें बड़ी क्लियर हैं यहाँ पर कि अर्दोगान के केस में जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था का बुरा हाल हुआ पड़ा है, लोगों को वहाँ पर काम करने की अपॉर्चुनिटी, इसके साथ साथ जो लोगों का कॉन्फिडेंस पूरे के पूरे इकोनॉमिक सिस्टम में है वो दिन प्रतिदिन, मिनट प्रति मिनट इरोड होता जा रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में ये मैटर इसलिए करता है क्योंकि आज कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी ये जानती है कि जो इकोनॉमिक स्ट्रेस है वो लोगों के पेशेंस को रिड्यूस करता है और लोगों की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। जैसे ही इकोनॉमिक प्रेशर की वजह से ये पेशेंस रिड्यूस होगा, लोगों की सेंसिटिविटी बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं जब गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक प्रेशर के ऊपर आएंगी और जब गवर्नमेंट्स के ऊपर इकोनॉमिक दबाव पड़ेगा तो उसका खमियाजा एक्सटर्नल लेवल की इंटेलिजेंस एजेंसीज जानती हैं। गौर करके देखिए इस मोमेंट पर तुर्की क्या कर रहा है। एक जगह पर पूरे देश में राष्ट्रवाद का नाटक कर रहा है, दूसरी जगह पर वो एक बहुत ही ज़्यादा आइडेंटिटी लेवल की मैसेजिंग कर रहा है कि हमें एक नियो ओटोमन एम्पायर को रिवाइव करना है। तीसरा, बार बार वो अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी के वेंचर्स को अनाउंस करते जा रहा है कि हम स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट करेंगे सऊदी अरेबिया के साथ और पाकिस्तान के साथ, हम एक इस्लामिक नेटो बनाने की कोशिश करेंगे। ये सारी चीज़ें अक्सर सरकारें तब प्रयोग करती हैं एज टूल्स जब उनके पास डोमेस्टिक लेवल पर इकोनॉमिक स्ट्रेस हो। एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसीज ये जानती हैं कि किसी भी तरीके का डोमेस्टिक इकोनॉमिक स्ट्रेस हमेशा मैनिफेस्ट करता है अग्रेसिव नेशनलिज्म में, अग्रेसिव यहाँ पर फॉरेन पॉलिसी वेंचर्स में और डेलिब्रेट फोर्सेबल आइडेंटिटी मैसेजिंग में, क्योंकि ये होते हैं डिफ्लेक्शन टेक्निक्स, ताकि आप जनता की जो ओवरऑल इकोनॉमिक स्ट्रेस है उसकी अटेंशन को डाइवर्ट करो ये सब नौटंकियाँ करके। तो एक चीज़ क्लियर है कि भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी ये बात जानती है कि फॉरेन पॉलिसी लेवल पर जो ये एडवेंचरिज्म, यहाँ पर इस्लामिक नेटो हो या स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट जैसी बातें हों, ये सारी चीज़ें यहाँ पर तुर्की के कोई एम्बिशन को नहीं जताता। भारत ये जानता है कि यहाँ पर गेम सस्टेनेबिलिटी का है। तुर्की चाहे एम्बिशियस लेवल पर चीज़ों को अनाउंस कर दे, लेकिन वो सस्टेनेबली इन चीज़ों को आज कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में सस्टेन नहीं कर सकता,
क्यों? क्योंकि इन सारी चीज़ों को सस्टेन करने के लिए इस प्रकार के अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी एजेंडा हो या इस प्रकार से जो आपका ओवरऑल इस्लामिक नेटो टाइप का एजेंडा हो, इन सबको अचीव करने के लिए आज जिस प्रकार की आपको मटेरियल रिसोर्सेज की आवश्यकता है, वो मटेरियल रिसोर्सेज पहली बात तुर्की के पास है ही नहीं। तो इस केस में ये कहना तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ये जो हाई विजिबिलिटी डिप्लोमेसी के जो ओवरऑल आपके कहीं ना कहीं एम्बिशंस हैं, ये बहुत बड़े स्ट्रक्चरल फॉल्ट लाइंस हैं, क्योंकि इस मोमेंट पर तुर्की के अंदर मेजॉरिटी उसके पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हाईजैक्ड हैं, पावर वहाँ पर पूरी ओवर सेंट्रलाइज्ड है। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि तुर्की के अंदर अभी इलेक्शंस होने वाले हैं और अर्दोगान का टर्म यहाँ पर ख़त्म होने वाला है और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो अब थर्ड टर्म के लिए कंटेस्ट नहीं कर सकता, तो यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में सबसे बड़ा गेम प्लान ये उठता है कि अर्दोगान के बाद कौन, क्योंकि यहाँ पर सक्सेशन लेवल पर जो अनसर्टेनिटी है, इसके साथ साथ सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस है, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो फेथ इरोड हो चुका है, और कहीं ना कहीं जितनी कुर्दिश प्रॉब्लम है और इसके साथ साथ जो अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी वेंचर्स के बारे में ये चर्चा है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट करके तुर्की के अंदर मल्टीपल स्ट्रेस पॉइंट्स क्रिएट करेंगी। लेकिन कई लोग कहते हैं कि नहीं, तुर्की तो एक बहुत बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरर भी है, तुर्की आफ्टर ऑल ड्रोन्स मैन्युफैक्चर करता है, तुर्की बनाता है बायरक्तर ड्रोन्स, जिसको बनाती है तुर्की के अंदर की एक ऐसी निजी कंपनी जिसका नाम है बाइकर। बाइकर कंपनी का जो मालिक है वो वैसे तो एक निजी कंपनी चलाता है, पर वो एक ब्लड रिलेटिव है अर्दोगान का। तो यहाँ पर कंप्लीट क्रोनी कैपिटलिज्म है। खैर, उस पर हमें जाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। ड्रोन की जो पूरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग है तुर्की के अंदर, वो आज की डेट में ऐसे ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग है कि वहाँ पर एक इंटरलिंक्ड साइबर लेवल पर साइबर फिजिकल ऑर्गेनिज्म तुर्की ने क्रिएट किया हुआ है। कहने का मूल रूप से मकसद ये है कि तुर्की की जो बायरक्तर ड्रोन फैसिलिटी है वो बेसिकली बहुत वल्नरेबल है। वल्नरेबल इस कारण से है क्योंकि तुर्की आज की डेट में जब ये ड्रोन्स बनाता है तो उसकी असेंबली और टेस्टिंग तुर्की में होती है, लेकिन उसके पार्ट्स वो ग्लोबल सप्लाई चेन्स से पहली बात तो आज की डेट में मंगवाता है। इजराइल की जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद है, वो आज की डेट में एक चैंपियन है कि कैसे किसी भी देश के ग्लोबल सप्लाई चेन्स को अग्रेसिव लेवल पर डिसरप्ट करना। जिस प्रकार से 2025 में लेबनान में पेजर अटैक्स के तहत उसने जर्मनी का प्रयोग करके पूरी की पूरी वो पेजर्स की सप्लाई चेन ही हाईजैक कर ली थी। इसके साथ साथ जितने भी न्यूक्लियर कंपोनेंट्स ईरान एक पॉइंट पर चला रहा था, उन न्यूक्लियर कंपोनेंट्स की सप्लाई चेन को हाईजैक करके स्टक्सनेट के थ्रू जो उसने पूरा का पूरा ईरान के अंदर इजराइल ने एक मेलवेयर बनाकर स्टक्सनेट नाम का, जो पूरी की पूरी ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम की कैपेबिलिटी थी, उसको डेसिमेट कर दिया था। आज ये कहना गलत नहीं होगा कि इस मोमेंट पर इजराइल के पास बायरक्तर ड्रोन फैसिलिटी को किस तरीके से उस फैसिलिटी के अंदर साइबर फिजिकल ऑर्गेनिज्म ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का जो है उसको कैसे के कैसे तरीके से एक्सप्लॉइट करना है, वहाँ पर डिजिटल और फिजिकल लेवल के जितने भी लेयर्स हैं उनको किस तरीके से आज की डेट में कहीं ना कहीं टैकल करना है, उसकी क्षमता इजराइल के पास इस बहुत बड़े लेवल की है, जो इजराइल इस मोमेंट पर वर्क करने की कोशिश भी कर रहा है। क्योंकि गौर कीजिए, अगर आज तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई किए थे, तो इजराइल ये बात जानता है कि कल को तुर्की यही ड्रोन्स सऊदी अरेबिया को बेचेगा, जिसका प्रयोग सऊदी अरेबिया अपने इल्लीगल प्रॉक्सी नेटवर्क्स के थ्रू इजराइल के खिलाफ भी करेगी। तो ये जो बायरक्तर ड्रोन्स हैं, ये सिर्फ भारत के अकेले एनिमी पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। बायरक्तर ड्रोन्स इस मोमेंट पर एक हेडेक इजराइल के लिए भी है, और अगर वर्ल्ड में कोई हेडेक इजराइल के लिए है और वो हेडेक भारत के लिए है, तो भारत आज की डेट में इजराइल अपने देश के साथ इतना भरोसा तो रखता है कि इजराइल मेरा बड़ा भाई है, वो इस हेडेक को मेरे बिहाफ पर मैनेज कर लेगा। आज इजराइल ने कंप्लीट मैपिंग कर रखी है कि कहाँ कहाँ से जितने भी यूनिट्स ग्लोबल सप्लाई चेन के हिस्से पहली बात तो तुर्की मंगा रहा है। केस इन पॉइंट, आज इजराइल ये बात जानता है कि बायरक्तर ड्रोन्स के अंदर जो रोटेक्स 912 पिस्टन इंजन है वो ऑस्ट्रिया से आता है। कनाडा से आज इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसर्स मंगवाए जाते हैं। जर्मनी आज की डेट में आर्गोस 2 ऑप्टिकल सेंसर्स बायरक्तर कंपनी के ड्रोन्स के लिए बाइकर को देता है।
यूनाइटेड किंगडम की एक कंपनी है MBM टेक्निकल लिमिटेड, जो आज की डेट में हॉर्नेट माइक्रो म्यूनिशंस जो है वो भी बाइकर कंपनी को देती है, जो बायरक्तर ड्रोन्स को मैन्युफैक्चर करता है। इस कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़ तो क्लियर है कि तुर्की के जितने भी बाइकर ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहा है बाइकर कंपनी, आज उसकी जो ग्लोबल सप्लाई चेन की वल्नरेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं मैप्ड है, और वो वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम तुर्की के बारे में चर्चा करें, 2026-27 तुर्की के लिए बड़ा वोलेटाइल समय होने वाला है। पावर ट्रांजिशन होगी, अर्दोगान का टर्म खत्म होगा, सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस है, कुर्दिश प्रॉब्लम बढ़ेगी। इसके साथ साथ ये जितने भी बड़े बड़े ड्रीम्स जो तुर्की लोगों को दिखा रहा है, उसको अचीव करने के लिए जो मटेरियल एम्बिशन की आवश्यकता है वो कहीं ना कहीं है नहीं। इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंटेशन के कारण तुर्की के अंदर जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो बैकफायर करके इकोनॉमिक स्ट्रेस पैदा कर चुकी हैं। तुर्की अगर आज की डेट में ये सोचता है कि वो डिफेंस एक्सपोर्ट करके ड्रोन्स का अगर वो विश्व तौर पर इसके व्यापार से पैसा कमा लेगा, तो इस पूरे व्यापार के अंदर का जो ग्लोबल सप्लाई चेन नेटवर्क के अलग अलग नोड्स के साथ जितने भी ये ग्लोबल सप्लाई चेन के प्लेयर्स जो सेंसिटिव कंपोनेंट्स उस ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को तुर्की में दे रहे हैं, वहाँ पर कल को आने वाले समय में अगर एक मेलवेयर के तहत कोई मेल फंक्शन हो गया, तो तुर्की को प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि उसके आसपास और उसके अंदर इतनी फॉल्ट लाइन्स हैं कि केवल एक फॉल्ट लाइन को एक्सप्लॉइट करने से एक चेन रिएक्शन होगा। आई बिलीव कि इस वीडियो के बाद अब आपको इस चीज़ को लेकर क्लैरिटी हो गई होगी कि तुर्की के अंदर के जो फॉल्ट लाइन्स हैं वो ऐसे हैं कि बस एक चेन रिएक्शन की आवश्यकता है। धन्यवाद।